मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ। आज दिनांक 9 जुलाई 2020 को स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान से संबद्ध अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यातव्य है कि बहुत से शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। यह भाषा वैज्ञानिक नियम है और इनकी 3 दिशाएं होती हैं। वे हैं अर्थोत्कर्ष, अर्थापकर्ष और अर्थादेश। अर्थोत्कर्ष यानी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अर्थ और अधिक उत्कृष्ट अर्थ के व्यंजक हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके अर्थों का जो नया अर्थ होता है वह पहले से निम्नतर हो जाता है। तीसरा है अर्थादेश, यानी ऐसा अर्थ जो किसी प्रकार का संबद्ध नहीं होता है, उसे अर्थादेश कहते हैं। इस प्रकार से शब्द के अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं हुई। एक अर्थोत्कर्ष, एक अर्थापकर्ष, एक अर्थादेश। अब मैं क्रमशः इन दिशाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला है अर्थोत्कर्ष, यानी अर्थ का उत्कर्ष होना, अर्थ का ऊपर उठना या अत्यधिक विशिष्ट रूप में उसका प्रभाव स्पष्ट होना। जैसे पहले तिल शब्द से बना हुआ तेल शब्द जो प्रयुक्त होता था, वह तिल के तेल को ही तेल कहा जाता था। अन्य तैलिक पदार्थों से जो रस निकलते थे उनको तेल नहीं कहा जाता था। अब जब उस शब्द का अर्थोत्कर्ष हुआ, तब वह तेल मिट्टी का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया। इस प्रकार से तेल का विस्तार हुआ और उसका उन्नयन हुआ। ऐसे ही शब्द है करपट। करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। कपड़ा, पहले करपट शब्द का प्रयोग होता था फटे हुए कपड़े के लिए। जो नए कपड़े होते थे उनके लिए करपट शब्द का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन अर्थोत्कर्ष हुआ और अर्थोत्कर्ष इस रूप में हुआ कि आजकल नए कपड़े को कपड़ा ही कहते हैं, जो करपट का तद्भव रूप है। इस प्रकार से करपट का अर्थोत्कर्ष हुआ है। इसी प्रकार से अन्य शब्द को देखा जाए तो
जो कुशल है, कुशल शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता था जो शिष्य गुरु के आदेशानुसार पूजादि कार्यों के निर्वहन के लिए बिना हाथों को क्षत किए हुए, बिना हाथों को कष्ट पहुंचाए हुए जब कुश को उखाड़ करके ला देता था तो उसे कुशल कहा जाता था। यानी कुश को ला दे जो बिना हाथों को क्षति पहुंचाए हुए, उन्हें कुशल कहा जाता था। आज अर्थोत्कर्ष हुआ कुशल का और शारीरिक स्वस्थता के लिए, पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए कुशल शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब कहा जाता है कि वह वाहन चलाने में कुशल है, वह वीणा बजाने में कुशल है। इस दृष्टि से इनका अर्थोत्कर्ष हुआ है। उसी ढंग से एक है अर्थापकर्ष, यानी अर्थ का निम्न स्तर में पहुंचना। पहले लिंग का अर्थ संकेत होता था, अब वह लिंग एक विशेष अंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और वह मूलतः अर्थापकर्ष की दिशा में पहुंच गया है। ऐसे ही पहले शब्द तस्कर होता था, यानी वह कार्य करने वाला, नाम नहीं लिया जाता था। अब तस्कर शब्द सोना, चांदी, गांजा के काला व्यापार करने वाले को तस्कर कहा जाता है। इस प्रकार उसका भी अर्थ और अधिक गर्हित हो गया। यही नहीं, पहले वैदिक ऋचाएं जो बनी, ऋग्वेद में असुर शब्द का अर्थ होता था देवता, यानी असुर शब्द देवता शब्द का वाचक था। लेकिन कालांतर में असुर शब्द का अर्थापकर्ष हुआ और आजकल असुर राक्षस को कहा जाता है। असुर का विलोम जो सुर शब्द है वह देवता का वाचक हुआ, यानी असुर शब्द का अर्थापकर्ष हुआ, असुर शब्द का अर्थ निम्नतर हो गया और वह देवतावाची से असुरवाची बन गया। इसी प्रकार एक है अर्थादेश, अर्थादेश यानी किसी प्रकार न तो उसका अर्थोत्कर्ष हुआ न अर्थापकर्ष हुआ, बल्कि एक नवीन अर्थ के रूप में प्रयुक्त होने लगा। उसे अर्थादेश कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि जितने भी अश्लील शब्द थे उनको छिपाने के लिए जितने शब्दों का प्रयोग हुआ वे सभी उसके पर्यायवाची बन गए। जैसे मल त्याग करने को छिपाने के लिए पहले लोग झाड़ियों की झुरमुट में जाते थे तो उसको झाड़ा कहा जाने लगा। पहले
आड़ दे करके बैठते थे तो उसे टट्टी कहा जाने लगा, पैर रखने के स्थान को पाखाना कहा जाने लगा। ये सब उसकी अश्लीलता के छिपाने के लिए हुआ, लेकिन उसका अर्थ क्रमशः परिवर्तित होते गया। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे असुर से बना हुआ शब्द एक अहुर मजदा था। अहुर मजदा ईरानियों के देवता माने जाते थे, और जब कुछ विरोध हुआ भारतीय संस्कृति से, तो उन्होंने असुर का अर्थ देवता से राक्षस मान लिया और अहुर मजदा राक्षस का वाचक हो गया। इसी दृष्टि से शाही शब्द का अर्थ है काला। शाह से बना है शाही, लेकिन अब लाल स्याही, काली स्याही, उजली स्याही, पीली स्याही, हरी स्याही का प्रयोग होने लगा है, अर्थात उसका भी अर्थोत्कर्ष हुआ है। कहीं कहीं ऐसे भी शब्द हैं जो न तो उत्कर्ष प्राप्त हैं न अपकर्ष पाते हैं, जिन्हें अर्थादेश कहा जाता है। जैसे प्रारंभ में जो बौद्ध और जैन अनुयायी थे, वे देखा जाए तो जो दिगंबरी जैन थे वे पूर्णतः नग्न रहते थे। उसी ढंग से जो बौद्ध होते थे वे अपने केशों का लुंचन कराते थे, अपने हाथों से केशों को उखाड़ देते थे। अब उसको देखा जाए तो बाद में उसी शब्द से बने हुए नंगा और लुच्चा पूर्णतः भिन्न हो गए, किसी प्रकार की उनसे संबद्धता नहीं रही। तो ऐसा भी होता है। ऐसे इसको देखा जाए तो नवीन रूप में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश भी होता है। इस रूप में भी विभाजन किया जाता है। अर्थ विस्तार यानी यदि उस शब्द का अर्थ विस्तृत रूप में होने लगा तो अर्थ विस्तार हो गया। यदि सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा तो अर्थ संकोच हो गया। अब देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि शाही शब्द शाह से बना है और शाह का अर्थ होता है काला। पहले जो भी लिखा जाता था भुर्जपत्र पर उसका रंग काला होता था तो उसे स्याही कहा गया। बाद में जब विज्ञान का विकास हुआ तो कई रंगों में लेखनी का प्रयोग होने लगा तो सबको स्याही ही कहा जाने लगा। काली, उजली, पीली, नीली, इस प्रकार इसका अर्थ विस्तार हो गया। इसी दृष्टि से दूसरी ओर देखा जाए तो अर्थ संकोच भी हुआ है। संकुचित अर्थ में जो व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता था वह संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जैसे पहले जो भी दीर्घ पेट वाले होते थे, लंबे पेट वाले होते थे,
व्यापक पेट वाले होते थे उन्हें लंबोदर कहा जाता था। लेकिन गणेश के चरित्र के प्रकाश के पश्चात लंबोदर सीमित अर्थों में प्रयुक्त होने लगा और मात्र गणेश का ही वाचक हो गया। इस प्रकार उसका अर्थ संकोच हुआ। यही नहीं, पहले मृग शब्द जीव का वाचक था, प्रत्येक जीव को मृग कहा जाता था। बाद में अभी भी देखा जाए तो मृग से बने हुए ऐसे शब्द हैं जो सामान्य जानवर के वाचक हैं, जैसे मृगराज, मृगंद्र जानवरों के राजा को कहा जाता है। यहां तक कि पहले हाथी को हस्तिन मृग कहा जाता था, यानी ऐसा मृग जिसके हाथ लंबे हों, हस्तिन मृग। रामचरितमानस में हनुमान जी ने वानर के लिए शाखा मृग शब्द का प्रयोग किया है। शाखा मृग के असमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो अब उस मृग शब्द का अर्थ संकोच हुआ, वह व्यापक से सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा और अब वह मात्र हरिण का ही वाचक हो गया है। इस प्रकार यह जो शब्द आया वह अर्थ संकोच के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो इस प्रकार से शब्द के जो अर्थ हैं विभिन्न परिस्थितियों में बदल जाते हैं और कब किस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा, उसका विस्तार हो जाएगा, उसका संकोच हो जाएगा, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। अब देखा जाए तो पहले जो भुर्ज पत्र होते थे उन्हें गूंथा जाता था धागे में, जिसके चलते वे अलग नहीं हो जाएं, और उसको ग्रंथन कहा जाता था। आजकल जो बड़ी बड़ी पुस्तकें आती हैं उनको ग्रंथ कहा जाने लगा है और इस प्रकार से उस ग्रंथन क्रिया शब्द का अर्थोत्कर्ष ही नहीं हुआ बल्कि अर्थ विस्तार भी हुआ है। इसलिए उसके शब्द का जो अर्थ है वह विस्तृत भी हुआ और उसका उत्कर्ष भी हुआ। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अर्थ की दृष्टि से प्रारंभ में कुछ थे, बाद में कुछ हो गए और क्रमशः उनके अर्थ का परिवर्तन भाषाई दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हुआ। विभिन्न जातियों के बीच में जो संघर्ष हुआ है उस संघर्ष के कारण भी बहुत से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो गए। अब देखा जाए तो प्रारंभ में
जो चतुर होते थे उनको नागर कहा जाता था, जो मूर्ख होते थे उन्हें गंवार कहा जाता था। बल्कि यूं कहें कि जो गांव में रहते थे उनको गंवार कहा जाता था, जो शहर में रहते थे उन्हें नागर कहा जाता था। लेकिन आज ऐसे भी हैं जो शहर में रह रहे हैं लेकिन अल्प बुद्धि के हैं, उन्हें गंवार कहा जाता है। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगे हैं, जो पहले व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होते थे। जिस प्रकार एक शब्द है शस्य, शस्य का अर्थ होता है फसल, और शस्य का तद्भव रूप शशि है। तुलसीदास ने उस फसल को धान के रूप में प्रयुक्त कर दिया है। शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। वह शशि शब्द आया है मात्र धान की फसल के लिए, इसलिए कि वर्षा के समय में धान की फसल अधिक होती है, अन्य फसलें उसमें कम होती हैं। महावृष्टि जब होती है तो महावृष्टि में अन्य फसलें गल जाती हैं, धान ही बचता है, उसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो इसी दृष्टि से अब देखा जाए तो एक शब्द है गोरस, गाय से बने हुए जो रस हैं वे गोरस हैं। मूल दृष्टि से देखा जाए तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, गाय का मट्ठा, गाय का पनीर इत्यादि सभी गोरस ही माने जाएंगे। लेकिन गोरस का जो प्रयोग होने लगा वह आजकल मात्र दूध के लिए हो रहा है। इस प्रकार उसका अर्थ संकोच ही नहीं हुआ, बल्कि वह सीमित अर्थ का भी व्यंजक हो गया। वह व्यापक अर्थ का था जो सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। आजकल हरिणों के राजा को मृगेंद्र नहीं कहा जाता है। मृगेंद्र शेर का वाचक है, सिंह का वाचक है, लेकिन वही मृग शब्द जिससे मृगेंद्र बना वह संकुचित हो गया, उसका अर्थ संकोच हुआ, उसका अर्थापकर्ष हुआ और वह एक हरिणी विशिष्ट जाति, जंगली जो जानवर हैं उसकी एक विशिष्ट छोटी जाति को आजकल मृग कहा जा रहा है। अन्य अर्थों में देखा जाए तो जो पटु या बटु ऐसे शब्द खास अर्थों में प्रयुक्त होते थे। बटुक उसे कहा जाता था जो वेद का पाठ करता था। वेद के पाठ करने वाले शिष्य को बटुक कहा जाता था। आजकल अज्ञानवश लोग
सामान्य शिष्य को भी वटु कहने लगे हैं। ऐसे ही शब्द है एक साधु। साधु का अर्थ होता है सज्जन, जो गलत व्यवहार नहीं करे, सबके साथ आचरण सदाचार की अभिव्यक्ति करे, उसे साधु कहा जाता था। लेकिन उसी साधु का तद्भव रूप साहु उसे कहा गया जो वाणिज्य का कार्य करता था, बनियागिरी करता था, अब उसे साहू कहा जाने लगा। यानी उसका भी अर्थापकर्ष हुआ है। वह एक जाति विशेष में आ गया। इसी प्रकार से श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ का तद्भव रूप सेठ है। यह स्पष्ट है कि अपने समकक्ष में जो सबसे अधिक विशिष्ट हो, उत्कृष्ट हो, उसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। लेकिन श्रेष्ठ का हुआ क्या? श्रेष्ठ का तद्भव रूप सेठ। आजकल जो स्वर्ण आभूषण का कारोबार करने वाले हैं, उनको कहा जाने लगा। यही नहीं, कहीं कहीं अधिक धन से संपन्न व्यक्ति को भी सेठ कहा जाता है। पटना के निकट नंदलाल छपरा के पास जो यादव संपन्न हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, उन्हें सेठ कहा जाता है। जो जल्ला क्षेत्र है उसमें यादव बिरादरी की संख्या अधिक है और उसमें कुछ भूमिपति भी हैं, उन्हें आज भी सेठ कहा जाता है। अब देखा जाए, सिंह, सिंह शब्द श्रेष्ठता का वाचक था। जैसे पशुओं में सिंह या मृगेंद्र बलिष्ठ था, ताकतवर था, सबको पछाड़ने की शक्ति वाला था, वह सिंह शब्द मनुष्यों के भीतर भी आ गया। और जो जो जातियां जिस क्षेत्र में अर्थ की दृष्टि से संपन्न थी, उन्हें सिंह उपाधि दे दी गई, वे सिंह माने जाने लगे। और आज की दृष्टि में देखा जाए तो उस सिंह उपाधि वाले कुछ सवर्ण हैं आज की स्थिति में, कुछ अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं, तो कुछ पिछड़ा वर्ग में हैं, और यहां तक कि कुछ दलित वर्ग में भी आते हैं। इस प्रकार यह जो सिंह शब्द है वह सूचक हो गया, श्रेष्ठता का अर्थादेश हो गया। अब देखा जाए तो हमारे यहाँ कायस्थ जाति की उपाधि लाल है, वर्मा है, सिन्हा है, लेकिन बहुत जगह वे सिंह उपाधि वाले भी हैं। जैसे राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह रोहतास जिला के सूर्यपुरा स्टेट के राजा थे। कायस्थ होने के बाद भी चूंकि धन
संपदा उनके पास ज्यादा थी, इसलिए उन्हें सिंह की उपाधि दी गई। महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा नरेश थे, जमींदार थे, राजा थे। उन्हें ब्राह्मण होने के बाद भी सिंह कहा जाता था। यही नहीं, काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह भूमिहार ब्राह्मण थे, उन्हें सिंह कहा गया। कुशवाहा यादव भी सिंह उपाधि वाले हैं। यहां तक कि बिहार में जो चंद्रवंशी हैं उन्हें भी सिंह उपाधि प्राप्त है, वे सिंह कहलाते हैं। बाद में उन्होंने अपनी उपाधि को सिंह को हटा करके चंद्रवंशी कहना शुरू कर दिया। जो कुशवाहा थे वे सिंह के बाद कुशवाहा जोड़ने लगे, जैसे उपेंद्र सिंह कुशवाहा। लेकिन सिंह शब्द जो श्रेष्ठता का था वह वर्तमान रह गया। 12 चट्टी के पास गया। ऐसे दलित वर्ग से संबद्ध पात्र हैं जिनकी उपाधि सिंह है। यही नहीं, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो चौधरी शब्द, चौधरी का अर्थ होता था श्रेष्ठ। चौधरी शब्द यदि देखा जाए तो काशी नरेश जो डोम हैं, जो अंतिम संस्कार कराते हैं, उन्हें भी चौधरी कहा गया है। बिहार में पश्चिमी क्षेत्र में जो नाव का कार्य करते हैं, जो मछली मारने का काम करते हैं, वे मलाह भी चौधरी कहलाते हैं। उत्तर बिहार में यादव की उपाधि चौधरी है। उत्तर प्रदेश में चौधरी, पश्चिमी क्षेत्र में जाट को कहा जाता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में चौधरी राजपूत को भी कहा जाता है। बिहार में जो ताड़ से ताड़ी उतारने का काम करते हैं उन्हें भी चौधरी कहा जाता है। यानी चौधरी शब्द श्रेष्ठता का सूचक था, वह जाति व्यवस्था का सूचक नहीं था। जिसमें श्रेष्ठता थी उन्हें चौधरी कहा जाने लगा। अब देखा जाए तो प्रसंग के अनुकूल ठाकुर शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होने लगा है। ठाकुर बाड़ी में ठाकुर शब्द भगवान का वाचक है। तुम ठाकुर हो चेरो, ठाकुर का अर्थ भगवान हो गया, मालिक हो गया। इसी कारण जहां पर ठाकुर का निवास है उसे ठाकुर बाड़ी कहा जाता है। लेकिन उत्तर बिहार में ब्राह्मणों की उपाधि ठाकुर हो गई। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में ब्राह्मण और नाई दोनों एक साथ कार्य करते थे, इसलिए नाई की भी उपाधि ठाकुर हो गई, जैसे कर्पूरी ठाकुर। तो ऐसे ही शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। कहीं शब्दों का अर्थोत्कर्ष होता है, कहीं अर्थापकर्ष होता है, कहीं अर्थादेश होता है। और इसे ही यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अर्थ विस्तार होता है, अर्थ संकोच होता है। लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा शब्द आज
जो श्लिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, हो सकता है कल वह अशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगे, और इसकी निश्चितता भाषा वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते। इस कारण विद्यार्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द अर्थ की दृष्टि से किस क्षेत्र का वाचक है। जैसे देखा जाए तो गुरु किसे कहा गया? गुरु श्रेष्ठता का वाचक था, लघु का विलोम गुरु था। जो लघुता से दूर चला गया उसे गुरु कहा गया। चूंकि जो शिक्षण का कार्य करते थे, जो पढ़ाते थे, उनमें चारित्रिक गुरुता होती थी, ज्ञान की गुरुता होती थी, इसलिए कालांतर में उन्हें गुरु कहा जाने लगा। अब उनके प्रशिक्षण को देख करके हर क्षेत्र में जो भी प्रशिक्षण देने वाले हो गए, जो शिक्षण देने वाले हो गए, वे गुरु कहलाने लगे। जैसे नृत्य के गुरु हो गए, संगीत के गुरु हो गए, कुश्ती के गुरु हो गए। हनुमान दो द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत थे, जिनके शिष्य सतपाल थे। वे अपने समय में गुरु के रूप में ही कहे जाते थे, गुरु हनुमान कहे जाते थे, इसलिए कि उनमें कुश्ती कला के प्रशिक्षण की गुरुता वर्तमान थी। यदि मध्यकालीन साहित्य को देखा जाए तो समाज में जो भी बड़े लोग थे, अधिक उम्र वाले थे, उनको गुरुजन कहा जाता था। वो भले पढ़ाने वाले नहीं हों। जैसे जिस समय राधिका को देख करके कृष्ण भारी सभा में अपना प्रणय निवेदन करते हैं, बाद में राधिका उसे अस्वीकार करती है, उसका भी संकेत है, जिसमें गुरुजन शब्द का अर्थ अधिक उम्र वाले ही होगा, इसलिए कि उस क्षेत्र में कोई गुरु नहीं था, कोई प्रशिक्षक नहीं था। लखि गुरुजन बिच कमल सो, शीस छुआयो श्याम, हरिसन मुख कर आरसी हिये लगाई बाम। बिहारी लाल ने कहा है कि अपने से अधिक उम्र वालों को देख करके श्री कृष्ण ने एक कमल के फूल को अपने सिर से सटाया। लखि गुरुजन बिच कमल सो, शीस छुआयो श्याम, हरिसन मुख कर आरसी। और उस दृश्य को देख करके जो राधिका है, उसने आईना उनके समक्ष कर दिया और अपने हृदय से लगा दिया। यानी प्रणय निवेदन किया श्री कृष्ण ने, और उस प्रणय को स्वीकार करके राधिका ने उसे हृदय लगा लिया। यानी आपके प्रेम निवेदन को मैं स्वीकार करती हूँ, या आप हमें चाहते हैं तो मैं भी आपको चाहती हूँ। तो यहां पर जो गुरु शब्द आया है, गुरुजन शब्द आया है, वह शिक्षकों के लिए नहीं, वह समाज के वरिष्ठ पात्रों के लिए है। तो यहां पर जो गुरु है वह शिक्षक से भिन्न है।
अर्थ से भिन्न है और यह प्रसंग के अनुकूल संभावना बनती है कि किस शब्द का कौन सा अर्थ कब और किस परिस्थिति में बढ़े। अब देखा जाए, कहीं कहीं तो होता है कि आप तो उपदेशाह शब्दा, जो आप्त व्यक्ति हैं उनकी कही हुई बातें प्रमाण मानी जाती हैं। वे जो कहते हैं वह सत्य माना जाता है। जैसे सामान्य अर्थ में संभावना का अर्थ होता है कोई मांगलिक कार्य का संभव होना। जैसे उसके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की संभावना है, यानी वह जिस प्रकार का अध्ययन कर चुका है उस दृष्टि से ऐसा लगता है कि वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगा, तो उसके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की संभावना है। लेकिन यदि वह पढ़ने में कमजोर है तो यह कहा जाएगा कि उसके असफल होने की आशंका है, यानी अप्रिय अर्थ में आशंका, अप्रिय अर्थ में संभावना। लेकिन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने अपने प्रतिनिधि उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 2 में यह कहा है कि शेखर एक जीवनी भाग 3 के प्रकाशन, तृतीय अंक के प्रकाशन की आशंका है। अब देखा जाए तो मूलतः आशंका शब्द अप्रिय अर्थ में होना चाहिए, अशुभ अर्थ में होना चाहिए, लेकिन वहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने उसका अर्थ प्रिय अर्थ में किया। इस प्रकार यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि जिस शब्द का हम अर्थ आज जो प्राप्त कर रहे हैं कल या भविष्य में वही अर्थ उसका रहेगा। उसका अर्थोत्कर्ष हो सकता है, अर्थापकर्ष हो सकता है, अर्थादेश हो सकता है, यही नहीं दूसरी दृष्टि से कहा जाए तो उसका अर्थ विस्तार होगा, यानी व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगेगा। उसका सीमित अर्थ में प्रयुक्त हो सकता है, यानी अर्थ संकोच होगा। तो ऐसे जो प्रसंग हैं वे भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अस्मरणीय हैं। भाषा विज्ञान मस्तिष्क से प्रभावित विज्ञान है। हिंदी के विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए कि सूर और तुलसी का साहित्य हृदय का विज्ञान है। भाषा विज्ञान में हृदय की प्रधानता नहीं, मस्तिष्क की प्रधानता होती है। इसलिए इसके दुरूह विषय का ज्ञान बार बार अध्ययन से ही संभव है। इसके उदाहरणों को, इसके शब्दों को पूर्ण रूप से हृदयंगम कर लेना विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित है। मैं स्नातक तृतीय खंड के विद्यार्थियों को यह बताने जा रहा हूँ
कि आपके भाषा विज्ञान जो आपका पंचम पत्र है, उस पंचम पत्र में ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान इत्यादि का भी अध्ययन करना है। शब्द विज्ञान भी उसमें है। तो अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन के कारण और अर्थ परिवर्तन की दिशाएं दो प्रमुख पाठ हैं जो आपको स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी पठनीय होंगे। इसलिए यदि प्रारंभ में इसे आप हृदयंगम कर लेते हैं तो आप जिस समय एमए हिंदी के विद्यार्थी रहेंगे उस समय यह ज्ञान आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। अभी केंद्र सरकार का निर्देश आया है कि विद्यालय या महाविद्यालय में किसी शिक्षक या विद्यार्थी का उपस्थित होना उचित नहीं है। विशेषतः शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी उन्हें बुलाएंगे नहीं, इसलिए कि कोरोना के संक्रमण के व्यापक होने की आशंका है। इसलिए हम लोगों को ऑनलाइन अध्यापन करने का निर्देश दिया गया है और हम लोग बाध्य हैं घर में ही बैठ करके आपको पढ़ाने के लिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप YouTube पर हमारे इस अध्यापित विषय को सुन सकते हैं, उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगामी परीक्षा में यह जो भाषा विज्ञान का अध्याय है आपको लाभ पहुंचा सकता है। धन्यवाद।